लगता है आपको कि संघ की विचारधारा के चलते आपको बीजेपी ने ज़्यादा ये बड़ा मौका दिया? संघ जो है मेरे रग रग में है। आसान था आपके लिए ये जीत दर्ज करना या चुनौती थी? चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। दुर्ग शहर लोगों के द्वारा कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है। भूल हुई है। आपको क्या लगता है कांग्रेस किस कारण हारी? कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों कारण हारी। तो कभी ऐसा हो सकता है कि मंत्री के लिस्ट में गजेंद्र यादव जी का नाम आ जाए, जिसमें आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए? 3 महीना पहले तक मैं सोचा नहीं था, ये मैं इतनी दुर्ग शहर के किसी भाजपा के नेता से पूछ लेंगे, 3 महीना पहले कोई कल्पना नहीं किया था कि गजेंद्र यादव को टिकट मिलेगी। अच्छा, भूपेश सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिसको चालू रखना चाहिए, वो ठीक ठाक है, ऐसा आपकी नज़र भूपेश में? बघेल की नहीं तो कोई योजना चालू नहीं किया है, तो उसको हम कैसे बोले कि वो चालू रहना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। बहुत जी। यहाँ पे एक जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर बात सामने आई थी सर, यहीं से सौरभ चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ से निकले थे, क्या वो उसके लिए कुछ जांच पड़ताल होगी अब? भाजपा सरकार आते ही महादेव सब टाइप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार में बैठे लोग चिंता करेंगे और उस जो उचित कार्रवाई भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। छत्तीसगढ़ में हम इस समय घूम रहे हैं और नए नए प्रत्याशी जो इस बार नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनसे हम मुलाकात करवा रहे हैं। चुनाव से पहले हमने आपको बताया कि कैसे तैयारियां चल रही विधायकों की, साथ ही साथ प्रत्याशियों की, लेकिन अब चुनकर नए नए आए हैं और इसी क्रम में हम आए हैं दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ से अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया था वो बम्पर जीत के साथ इस बार आए हैं, जीत कर। गजेंद्र यादव जी वही हमारे साथ है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे उनके जीवन के बारे में, कैसा रहा उनका सफ़र और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आने वाले 5 साल में उनकी क्या कुछ प्लानिंग है दुर्ग शहर को एक विकसित दुर्ग शहर बनाने की दिशा में, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास। धन्यवाद धन्यवाद। चूँकि नवनिर्वाचित हुए हैं सर, और हमारे दर्शकों की उत्सुकता और हमारी स्वयं की उत्सुकता रहती है कि आपका जीवन कैसा रहा, कैसे आप राजनीति में, बताइए अपने जीवन के बारे में, फिर राजनीतिक चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। मैं मेरा कोई महान व्यक्तित्व हूँ नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। एक जन जीवन में जो सामान्य पारा मोहल्ला में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वही मेरा जीवन था। सामान्य मुकुंद भवन में रहता था। मेरे पिताजी बिजली विभाग के एक सामान्य कर्मचारी रहे और उसके कारण अपन बिजली ऑफिस के पीछे ही मुकुंद भवन एक बहुत पुराना मोहल्ला है, वहाँ निवास रहता था पिताजी के साथ। पिताजी चूँकि संघ विचारधारा के थे, संघ के कार्यकर्ता थे, संघ के पदाधिकारी रहे, तो उनके साथ बचपन से शाखा जाने का आदत था। शाखा जाते जाते बाद में मैं खुद अपने मोहल्ले में शाखा लगाने लगा। शाखा लगाते लगाते एक बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मारवाड़ी स्कूल में पढ़ा हूँ पहली से प्राइमरी तक, और हाई स्कूल मतलब मिडिल स्कूल अपन 6वीं से लेकर 12वीं तक, मिडिल और हाई स्कूल गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ है हमारे यहाँ दुर्ग का। अब वर्तमान में झाड़ू राम देवांगन स्कूल कहलाता है। वहाँ हाई स्कूल हुई, फिर BSc साइंस कॉलेज से मैं फर्स्ट ईयर किया। मेरे समय में ITI का बहुत चलन था, BSP में लोग लगते थे, तो फीटर में मैं ITI किया। फीटर में ITI करने के बाद एक प्राइवेट ITI में पढ़ाने लगा, 1 साल पढ़ाया। इसी बीच में लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव 1996 का। जिस मोहल्ले में रहता था, कोई वहाँ कार्यकर्ता चीट मतदाता पर्ची बांटने का काम माननीय ताराचंद साहू जी जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले का थोड़ा गजन तो मतदाता पर्ची बांट लेना करके 96 चुनाव में मतदाता पर्ची बांटा। संयोग ऐसा हो कि 98 में भी लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव फिर से मैं मतदाता पर्ची बांटा। 98 में ही विधानसभा चुनाव हुआ। श्री हेमचंद यादव जी उस समय दुर्ग शहर से चुनाव लड़े थे, उनका मैं मतदाता पर्ची काम किया। बाद में उसी वार्ड का मैं वार्ड अध्यक्ष बन गया। उसी समय हेमचंद जी ने मेरे को वार्ड अध्यक्ष बनाया, स्वर्गीय हेमचंद यादव जी ने। वार्ड अध्यक्ष और बहुत सामान्य कार्यकर्ता था वार्ड में। ऐसा हुआ वार्ड पार्षद की बात है, लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ दो। एक 21 साल का बच्चा था उस समय, 21 साल 6 महीना हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का मैं उस समय पार्षद निर्वाचित हुआ। मेरे खिलाफ श्री खेमलाल सिन्हा जी 5 बार के पार्षद थे, पूर्व महापौर थे, बहुत बड़े दिग्गज कांग्रेस के रहे। उसके खिलाफ मैं एकदम बच्चा चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी कचहरी वार्ड की जनता ने एक सामान्य बच्चे के ऊपर विश्वास किया और
उस समय 140 वोट से मैं चुनाव जीता, वार्ड पार्षद का चुनाव। वहीं से राजनीति चालू हुई, उस राजनीति में आना जाना हुआ, लोग भी से उठना बैठना हुआ, नगर निगम आना जाना हुआ। काम करने का तरीका वार्ड का वो बचपना था, बचपना में फिर भी जो सीखने को मिला मैं सीखा। संयोग ऐसा हुआ 2005 में मैं चुनाव नहीं लड़ा पार्षद, चूँकि बाद में विद्युत नगर शिफ्ट हो गया था पुराने मोहल्ले से मकान बनने के बाद। 2005 से लगातार संगठन के अलग अलग पदों में रहा, काम करने का मौका मिला, दायित्व में रहा। किसान मोर्चा में था, युवा मोर्चा में था, और बाद में पहले ज़िले में था, ज़िले के बाद प्रदेश में था। डॉक्टर रमन सिंह साहब का बहुत स्नेह मुझ पर रहा। 1915 में उन्होंने 2015 में जो भारत स्काउट गाइड, जब श्री केदार कश्यप जी स्कूल शिक्षा मंत्री बने तीसरी कार्यकाल में, तो उन्होंने स्काउट गाइड का एक जिम्मेदारी दिया राज्य मुख्यायुक्त के नाते। 3 साल का 3.5 साल का ही अवधि मुझे मिला काम करने का, लेकिन वो 3.5 साल में हमने नए कीर्तिमान स्काउट गाइड में हासिल किए। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, एक विश्व कर्म नृत्य हमने किया। 3 साल में 3 नेशनल लेवल का जम्बूरी हमने किया, राज्य से हुआ लेकिन पूरे देश भर के बच्चे उसमें हैं। छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग भागों में, पहला बस्तर में किया, दूसरा सरगुजा किए, तीसरा हमने राजनांदगांव किया, सोमनी में। ये स्काउट गाइड में जो काम किया वो आज तक उल्लेखनीय है, और जिस सीमा ऊंचाई को हमने छुआ वो अभी तक फिलहाल देश में कोई छू नहीं पाया। उसमें भी एक मज़ेदार बात ये रही कि मैं पूरे देश में सबसे कम उम्र का मैं राज्य मुख्यायुक्त रहा। पूरे देश के राज्य मुख्यायुक्त ज़्यादातर उस राज्य के आईएएस और मुख्य सचिव लेवल के लोग रहे, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि एक सामान्य कार्यकर्ता राज्य मुख्यायुक्त था। और लेकिन हमने काम ऐसा किया कि पूरे देश के लोगों की ओर अपनी ओर आकृष्ट किया। जी, आपने काम ऐसा किया, आप छोटे कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरुआत की सर। लगता है आपको कि संघ की विचारधारा के चलते आपको बीजेपी ने ज़्यादा ये बड़ा मौका दिया? संघ जो है मेरे रग रग में है। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा, बचपन से शाखा जाता हूँ। संघ के बाल स्वयंसेवक था, जब छोटे हमारे बाल स्वयंसेवक बोलते हैं छोटे बच्चों को। 20 से ज़्यादा मैं बाल शिविर किया हूँ, और प्रथम वर्ष भी किया। बाद में पार्षद बनने के बाद नहीं कर पाया। जो संघ की जो 3 ट्रेनिंग होती है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, प्रथम वर्ष में किया हूँ। संघ मेरे रग मग में है, मैं कहूँ ना कहूँ, विचारधारा से जुड़ा हूँ, संघ परिवार से जुड़ा हूँ। तो व्यवहार में भी मेरे कहीं न कहीं कार्य पद्धति, जो कम समय में जो काम करने का जो तरीका है, अनचाहे में भी संघ से ही मैं सीखा। काम कैसे करना, कार्य पद्धति कैसे, संघ से मैंने सीखा। प्रेरणा किसे मानते हैं, हेडगेवार जी को? संघ कोई व्यक्ति का नहीं होता, संघ एक विचारधारा है। प्रेरणा सारे लोग प्रेरणा है। संघ में तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी प्रेरणादायक होता है, और बड़े से बड़ा संघ के जो हमारे सम्मानीय प्रचारक वो प्रेरणा स्वरूप रहते हैं। तो यहाँ से जो शुरुआत आपने की, राजनीति में आप आए, इतना बड़ा मौका आपको दिया और उसको भुनाने में भी आप सफल रहे। बहुत बड़े मार्जिन से आपने जीत दर्ज की है सर। आसान था आपके लिए ये जीत दर्ज करना या चुनौती थी? चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। दुर्ग शहर लोगों के द्वारा कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है, और लगातार 7वां चुनाव लड़े थे श्रद्धेय अरुण वोरा जी। और जब मेरा भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट की बात कही, जब उन्होंने घोषित किया, तो कांग्रेस के लोगों ने बोला कि वाक ओवर हो गया, ऐसा एक चर्चा भी हुई। लेकिन उन्हें शायद मालूम था ईश्वर, राजनीति में, प्रजातंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जनता ने, जिन लोगों ने वाक ओवर की बात कही, उनका गेम ओवर दुर्ग शहर की जनता ने जवाब के स्वरूप दिया। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कमी रही जिसके चलते अरुण वोरा जी की हार हुई और आपकी जीत हुई? फैक्टर क्या रहा? मैं कमी नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ, जनता कुछ करना चाहती है। पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ बनने के बाद दुर्ग के तुलना में जो बाकी ज़िले हैं, जो दुर्ग वैभवशाली ज़िला है, दुर्ग का अपना एक स्थान था, 125 साल होने वाला है हमारा दुर्ग ज़िला। लेकिन विकास के मामले में आज भी हमारे से बाद हमसे अलग हुए जो ज़िले हैं वो हमसे तेज़ दौड़ रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी जो गति है धीमी है,
मैं चाहता हूँ कि अब वो गति वापस तेज़ी पे आए और हमारा जो दुर्ग का नाम है, नाम के अनुरूप एक राज्य में, देश में हमारा एक स्थान रहे, ये मैं सोचता जी, हूँ। किन मुद्दों को लेकर गए थे आप सर? हम जनता से सिर्फ आशीर्वाद मांगे, जनता को कहा आप एक एक आपकी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी जिसको आपने 7 बार वो चुनाव लड़े, आपने 3 बार उसे जिताया, आपके बीच में एक नया लड़का आया है जो कभी विधानसभा चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से हमने सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि आप एक आशीर्वाद दीजिए। आप 35 साल किसी को दिए हैं, पिछले 55 साल से उस परिवार का एक अधिकार रहा कांग्रेस में। जनता से हमने सिर्फ एक निवेदन किया, आप 5 साल मुझे दीजिए, और जनता ने हमारी भावनाओं को, हमारी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करके आज उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दिया। जी, अगर देखा जाए यहाँ पे दुर्ग में आपके अंडर में अब लगभग कह दीजिए नगर निगम के, नगर पालिका नगर निगम के 60 वार्ड आएंगे अब। उसमें बहुत सारी समस्या, अलग अलग वार्डों में पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, सड़क की समस्या, इसको आप कैसे इन 5 सालों में दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? सड़क, रोड, नाली, बिजली, ये लगातार चलने वाली समस्या और लगातार इसी समस्याओं का निदान होता है। दुर्ग में हम ये चाह रहे हैं कि जो पुराना दुर्ग का हमारा नाम था, ऐतिहासिक था, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है दुर्ग जिसके लिए लोग आए, या ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ के बच्चे यहीं रहे, बाहर न जाए। सड़क, नाली, पेयजल की समस्या को निराकरण कर मूलभूत सुविधा में ध्यान देंगे ही। उसके साथ साथ अपन 2-3 बड़ा चीज़ काम करना चाह रहे हैं, जिसमें IT पार्क हमने जनता को वचन दिया है कि दुर्ग में एक IT पार्क होगा, और आज बहुत सुखद दिन है, आप उस दिन आए हैं। IT के पार्क के संबंध में प्रारंभिक स्थल निरीक्षण के लिए IIT के डायरेक्टर, IIT के रजिस्ट्रार, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति और IIT की पूरी टेक्निकल टीम आज दुर्ग को सर्वे करके जा रही है। 5 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अलग अलग विभिन्न बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भिलाई दुर्ग आने वाली है। और सब कुछ अच्छा रहा तो हम बहुत जल्द दुर्ग में IT पार्क हम देने जा रहे हैं, जिससे जो बच्चे बाहर दुर्ग के लगभग 10,000 से ज़्यादा, दुर्ग और आसपास के जो बच्चे, दुर्ग ज़िले के 10,000 से भी ज़्यादा हमारे युवा जो बेंगलोर, पुणे और अन्य बड़े महानगरों में शिफ्ट हुए हैं। माँ बाप जीवन भर की पूंजी बच्चों के लिए लगाता है, और बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद उनको यहाँ उनके शिक्षा के अनुरूप जॉब नहीं मिलने के कारण वो बड़े महानगरों की ओर जाता है। माँ बाप को जब बच्चे की आवश्यकता होती है तब वो बच्चा मजबूरी से उनके बीच उपलब्ध नहीं रह पाता। हमारी इच्छा है कि बच्चे अपने घर में रहे, अपने प्रदेश में रहे, अपने जन्म स्थान पे रहे, और यहीं से वो नौकरी करे, बाहर उनको जाना ना पड़े, जिससे हमारा दुर्ग भी हरा भरा हो, हमारा छत्तीसगढ़ भी आर्थिक रूप से बहुत विकसित हो। इसके लिए हमने प्रयास किया है, और ईश्वर ने अभी तक जो हमने सोचा है वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। IIT ने सहमति दी है कि यहाँ एक IT पार्क खोलने की, और बहुत जल्द सब अच्छा रहा तो माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक हमारे प्रदेश का बड़ा IT पार्क दुर्ग में होगा। जी, आपने बात की शिक्षा के क्षेत्र में, आपके जो मैनिफेस्टो है जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, उसको लेकर आप आए, क्या उसी का नतीजा था कि इतने बड़े 54 सीटों के साथ आप प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में? मोदी जी एक महामानव हैं, सिर्फ नेता नहीं है। मोदी जी की गारंटी पूरा विश्व मानता है। मोदी जी के एक आवाज़ पूरा विश्व के लोग दीपक जलाते हैं। मोदी जी के एक निवेदन, उनके एक सामान्य आग्रह पे पूरा भारत के लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं। पूरे दुनिया के 46 देशों ने मोदी जी के द्वारा जो बनाई गई दवाई, वैक्सीन को उपयोग किया। मोदी जी ने जो योगा को, विश्व योगा दिवस जो मनाया, आज 183 देश भारत का अनुसरण कर रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी जब पूरा विश्व मान रहा है, विश्व के 183 देश के लोग मान रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का जन जन भी उनकी गारंटी को मानता है। 5 साल में पूरे होंगे जो जो गारंटी दिए हैं वो? पूरे होंगे नहीं, पूरे होना चालू हो गए हैं। आज हमने मोदी जी गारंटी पे कहा कि किसानों का 21 कुंटल धान लेंगे। राज्य शासन ने सारे सोसाइटियों को निर्देशित कर दिया कि आप 21 कुंटल धान लीजिए। बहुत जल्द 3100 रुपये के दर सूद मिलने वाला है। 18 लाख गरीब परिवारों का जो पिछले 5 साल से मकान बन नहीं पाया, फॉर्म नहीं भरा पाया, आज वो फिर से फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। 18 लाख लोगों का सर्वे हो रहा है, फिर से वो मकान बनेंगे।
और मोदी जी की गारंटी पे हमने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की बात कही, 1000 रुपया प्रति महिला को देने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 3 दिन का अनुपूरक बजट पारित हुआ, 1200 करोड़ रुपये प्रारंभिक तौर पे उसमें रखा गया है। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि महतारी वंदन योजना का भी काम होगा। मोदी जी ने बेरोजगारों को रोजगार की बात कही, जो आज हम IIT की बात कर रहे हैं। मोदी जी के ही गारंटी पे, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे ही हम दुर्ग में IT पार्क खोल रहे हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो माननीय मोदी जी की गारंटी पे जो जो हमने जनता से किया वादा है वो सारे योजना हम पूरा करेंगे। ये जो महतारी बंधन योजना की बात आ रही है ना सर, अभी तक टर्म्स एंड कंडीशन आए नहीं है, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ज़्यादा कठिन तो नहीं रहेंगे? सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है, नहीं, अब क्योंकि संशय है महिलाओं में। विभाग बड़े 24 घंटा नहीं हुआ है, तो कोई भी चीज़ बड़ा प्लान है उसके लिए समिति बनती है, विचार होता है और बहुत सारे पहलू होते हैं जिसके लिए सरकार सोच कर कोई चीज़ लागू होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई चीज़ एक बार लागू करती है तो फिर वो अडिग रहती है, तो उसमें समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा उसमें काम होगा। हम बहुत से कांग्रेस के जो हारे हुए विधायक हैं चाहे जीते हुए विधायक, उनसे जब चर्चा कर रहे हैं ना हम ऐसी बातचीत, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे कहाँ पे भूल हुई है। आपको क्या लगता है कांग्रेस किस कारण हारी? कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों कारण हारी। लोगों का हाल लगा, गंगा जल जैसा पवित्र है भारत देश है, भारत देश में छत्तीसगढ़ भावनात्मक लोग हैं। कांग्रेस सरकार ने भावनात्मक खिलवाड़ किया यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ की बहनों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ। PSC जैसे सर्वोच्च संस्था जो लोगों को नौकरी, जो एक विश्वसनीयता है उसकी पूरे देश में गिनी जाती है, PSC जैसी संस्था को आपने अविश्वसनीय कर दिया। एक परिवार के 5 लोगों को आपने नौकरी दिया। हम नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज ने स्वयं संज्ञान लेकर जो छत्तीसगढ़ के द्वारा PSC भर्ती हुई, ये भारत के इतिहास का पहला इशू होगा कि PSC की भर्ती कोई हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान में लेकर उनके भर्ती पे रोक लगाई, उनके ज्वाइनिंग लेटर को उन्होंने रोक लगाया। कहीं न कहीं बहुत भ्रष्टाचार, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ। महिलाओं के साथ जो सरकार शराबबंदी की बात करने वाले जो लोग थे, वो शराबबंदी दूर, गली गली में उन्होंने शराब दुकान खुलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो शराब दुकान अन्यत्र थे, दूर दराज में थे, सबको मेन रोड में, मेन चौक चौरा पे उन्होंने शराब दुकान ले आए। महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले पूरे भारत में सर्वाधिक पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ में हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड बोल रहा है। तो ऐसे कुकर्म, कुकृत्य, और सरकार का एक ही काम था, अधिकारियों को ट्रांसफ़र करना, वसूली करना। सिर्फ वो एक उद्योग के रूप में उन्होंने ट्रांसफ़र उद्योग चलाया, जिससे कर्मचारी बहुत परेशान थे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शासकीय सेवक अपने HR भत्ते के लिए 15 दिन तक रोड में धरना देना पड़ा। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी गवर्नमेंट में कहीं ऐसा नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ को देखने को मिला। लोग ये कांग्रेस के घमंड और घमंडी सरकार को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास किए। शराबबंदी की बात की तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस ओर कदम बढ़ाएगी? अब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी अभी मैनिफेस्टो में जो बात बोली है वही वो पूरा करेगी। PSC घोटाले की आपने बात की, कुछ रोज़ पहले मैं उमेश पटेल जी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री से बात कर रहा था, उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि ये जो जांच कमेटी बिठाई जाएगी 5 साल तक वो जांच पूरी नहीं होगी। लगता है ऐसा हो? आप देखते जाइए, कौन क्या कहता है उस पर ना जाइए, हम क्या कर रहे हैं ये आपको देख। नहीं, उनका कहना था कि कमेटी बना दी जाएगी लेकिन उनको 5 साल तक लटका के रखा जाएगा। कांग्रेस की कमेटी नहीं है कि 10 बार शराब के लिए, शराब का एक बस शराबबंदी के लिए बस बैठक भर होता था आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के, और कुछ होता नहीं था। जो रायपुर में जो ब्रिज बन रहे हैं उसके लिए बार बार वो बैठक करते थे, आज तक कोई निर्णय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ठोस कदम करेगी। कांग्रेस सरकार किसी चीज़ों को टालने के लिए सिर्फ कमेटी बनाती थी, हम कमेटी बनाएंगे तो पूर्णतः कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनेगी। जी, अच्छा, आप RSS से जुड़े हैं तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। BJP में RSS की जो विचारधारा का इन्वॉल्वमेंट कितना है? चूँकि अभी जितने भी मंत्रियों की सूची जारी हुई उसमें बहुत से ऐसे हैं जो बैकग्राउंड उनका संघ से जुड़ा हुआ है, तो ये जो लिस्ट जारी होता है क्या इसमें
इनकी भूमिका होती है आरएसएस? भूमिका कुछ नहीं रहती। संघ देशभक्त लोग तैयार करते हैं। संघ विचारधारा है, कोई व्यक्ति का नहीं है, एक विचारधारा है। जन जन तक राष्ट्रहित, देश ही हित ही सर्वोपरि है। उसमें भारत माता को परम वैभव शिखर पर पहुंचाना ये संघ का मुख्य उद्देश्य है। उससे प्रशिक्षित लोग संघ के स्वयं सेवक हैं, वहाँ जो लोग हैं। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था संघ है। संघ के राजनीतिक क्षेत्र की एक इकाई भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं संघ से प्रेरित लोग ही ज़्यादा रहते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि मंत्री के लिस्ट में गजेंद्र यादव जी का नाम आ जाए, जिसमें आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए? मैं बहुत सामान्य कार्य करता हूँ। वो तो आप कह रहे हैं, हर किसी की वही बात होती है। मेरी बात सुन लीजिए। 3 महीना पहले तक मैं सोचा नहीं था, ये मैं इतनी दुर्ग शहर के किसी भाजपा के नेता से पूछ लेंगे, 3 महीना पहले कोई कल्पना नहीं किया था कि गजेंद्र यादव को टिकट मिलेगी। चुनाव के 3 दिसंबर के पहले कोई बीजेपी कार्यकर्ता सोचता नहीं था कि ये चुनाव इतने वोट से जीतेगा। तो सोचते नहीं है, जो होना है नहीं होना है ये समय पे और ईश्वर पे छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। जनता ने मुझे जिताया, बहुत उम्मीद से जिताया, इतने वोट से जिताया। पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान है चुनाव जीतने में, सर्वाधिक वोट से चुनाव जीतने में। तो अपेक्षा भी जनता की बहुत ज़्यादा हमसे है। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम क्या बन रहे नहीं बन रहे ये हमारा विषय नहीं है। हमारी प्राथमिकता है श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और माननीय भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, उसकी जो केंद्रीय और राज्य की योजनाओं का लाभ घर घर में कैसे पहुँचे, लोगों को कैसे मिले, ये हमारा चिंता का विषय है। और लोगों की समस्या हम कैसे दूर करने में सफल हो, ये हमारा प्राथमिकता है। अच्छा, भूपेश सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको चालू रखना चाहिए, वो ठीक ठाक है, ऐसा आपकी नज़र भूपेश में? बघेल की नहीं कोई योजना चालू नहीं किया है, तो उसको हम कैसे बोले कि चालू रहना चाहिए नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे हैं, गौठान योजना का ढिंडोरा पीटते थे गौठान, बहुत सारे। आप जो बोल रहे थे, ये बदुआ मिला गौ माताओं का। गौठान जो है, मैं तो किसान भी हूँ, मेरे यहाँ भी गाय है। रेखा चोखा सबसे बड़ा धोखा था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण जीवन शैली है, उसको भूपेश बघेल ने अपने खोखले नौटंकी करने के लिए, भावनात्मक लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने रेखा चोखा अभियान किया है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ, जो गांव में चरवाही बरवाही और गांव की व्यवस्था थी, वो इन्होंने सरकार अपने अंडर में ले लिया। लोग कन्फ्यूज हो गए। गांव में जो चरवाहा लगाने की पद्धति थी, चरवाहा जो लगाते थे, लोगों ने चरवाहा लगाना बंद कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो सड़कें, जो मवेशियाँ जो धरसा में खेत खलिहानों के आसपास जो घास ज़मीनों में चरते थे, वो सारी गाय जो है वो गौठान कोठा में नहीं रख के वो रोड में आ गए। आप पिछले 5 साल का इतिहास देखेंगे तो सर्वाधिक मौतें एक्सीडेंट जो हुई वो गाय से, बछड़े से, मवेशी से टकरा कर मोटरसाइकिल और विभिन्न वाहनों के द्वारा एक्सीडेंट हुआ। और सर्वाधिक गायों की जो मौत हुई वो भी कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामियों को जस हुआ। तो ये बिल्कुल सिर्फ धोखा था। और गौ माता का भी श्राप इस सरकार को पड़ा, जिसका नाम जो बुरी तरह साफ हो गई। जी, एक आखिरी सवाल है सर, हमारे दर्शकों ने बहुत कमेंट किया है इस सवाल को लेकर कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिएगा, हसदेव अरण्य के बारे में सुना है आपने चर्चा? अभी चूँकि मैं दुर्ग का हूँ तो उधर की मेरे को जानकारी नहीं है। उतना नहीं है, चलिए ठीक है फिर। ये अब इतना ही कह दिया तो यहाँ पे स्किप करते हैं इसको। आने वाले 5 साल में दुर्ग को कहाँ देखते हैं कि किस ढंग की दुर्ग आप बनाना चाहते हैं? एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए। मैं दुर्ग का सबसे पहले रोज़गार, उसकी दिशा में हमने काम चालू किया। यहाँ पे आईटी पार्क हम लाएंगे, कि हर स्थिति में लाएंगे। दुर्ग में हम बहुत जल्द खेल के लिए स्टेडियम, बच्चों खेल कूद के लिए भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो बीमार रहते हैं, अभी जिला अस्पताल के साथ बैठक हुई है, कलेक्टर साहब के साथ भी चर्चा होके रेगुलर बीपी शुगर का दवाई यहाँ के लोग हम निःशुल्क दिलाए, लोगों में जागरूकता लाए, ताकि ज़्यादातर बीपी रोगी, आज हर दूसरा आदमी बीपी रोगी है। अपन चाहते हैं उनको समुचित दवाई मुहैया कराया जाए। एक हार्ट सेंटर बहुत जल्द अपन दुर्ग में खोलने की तैयारी में है। दुर्ग में हार्ट सेंटर हो, ताकि हार्ट जो पेशेंट की कोरोना काल के बाद बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के पेशेंट बढ़े, जिससे हार्ट की समस्या बहुत आ रही है। दुर्ग में भी अपन एक हार्ट सेंटर खोले, उस दिशा में अपन आगे बढ़ चुके हैं।
एक सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी समस्या है कि हमारा दुर्ग, पुराना दुर्ग में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। प्रॉपर अप्रोचेबल रोड नहीं है। पुराना गांव था, अब पुराना 30 साल 25 साल 50 साल शहर गांव के हिसाब से वो रोड है। उसका अपन एक बड़ा रोड शहर को अपन देने वाले हैं। उसके लिए सर्वे, पूरे सड़क का सर्वे हमने करा दिया है। और जो हमारा पुराना ब्रिज था, पुराना धमदाना का ब्रिज था, जो 33 साल हो गए उस ब्रिज को बने, वो बहुत कंडम स्थिति है। आज पूरा रोड ब्रिज में डामरीकरण नहीं हो सकता क्योंकि वो सेतु निगम ने उसको डेड घोषित कर दिया है। अपन ग्रीन चौक से लेकर धमदाना का रोड में एक बड़ा ब्रिज बनाने चाहते हैं ताकि अच्छी सड़कें हो, अच्छा ब्रिज हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, शिक्षा अच्छा हो, रोजगार साधन हो। ये हमारी प्राथमिकता है। जी, ये जो जीत मिली है ये लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहेगी या उससे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? 60 वार्ड हैं, 60 में 58 वार्ड अभी भी जीते हैं और लोकसभा में जीते थे। जो लोकसभा में जो पिछला परिणाम था वो अभी भी परिणाम है। जी, यहाँ पे एक जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर बात सामने आई थी सर, यहीं से सौरभ चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ से निकले थे, क्या वो उसके लिए कुछ जांच पड़ताल होगी? या उसको तो शायद अंदर अंदर हो गया है महादेव सट्टा वाला। नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो बहुत आरोप लगाए उस समय कांग्रेस पार्टी पर कि इन्होंने पूरा प्रश्रय दिया है यहाँ पे, तो आपके रहते अब तो आपके शासन आ गई है, तो इस पर कैसी कार्रवाई होगी? भाजपा सरकार आते ही महादेव सट्टा ऐप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार में बैठे लोग चिंता करेंगे और उस जो उचित कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई लाइन जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहिए? नहीं, मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। जनता जनार्दन ने जो विश्वास मुझ पर जताया उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा आप जो विश्वास करते हैं उसे बेहतर करके दूँ। तो आपने सुना दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव जी को, जिन्होंने हंसते मुस्कुराते हमारे हर सवाल का बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया है और उन्होंने आने वाले 5 साल में दुर्ग शहर को कैसा बनाना है इसको लेकर भी एक रोड मैप हमें बताया है। साथ ही साथ सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया है जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, उसे भी 5 साल में पूरा करने की बात ये कह रहे हैं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।